हम लोग बात करेंगे आज ट्रांसपायरेशन पुल एडिशन कोहेजन टेंशन थ्योरी, सही है ना। और ये आपकी बुक में है पेज नंबर 339 पर जो है वो मौजूद है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारा मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा जर्नली ये थ्योरी आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरी क्या कहती है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए पानी ऊपर की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। चलो ये तो हो गया, जो मैंने बाहर की तरफ बनाया है ये तो मैंने स्टेम बना दिया। ये क्या है? ये स्टेम। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये है रूट है, सही है। पूरी नहीं बना रहा रूट, सिंपली रूट बना देता हूँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये है लीफ। ये लीफ हो गया। चलो लीफ के बाहर ये स्टोमेटा भी बना देता हूँ। ये जो खुले हुए एरियाज हैं ये स्टोमेटा, सही। अब देखो होता क्या है दिन के टाइम, चलो इन ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल हैं, ये मीजोफिल सेल। अब क्या होता है कि जब दिन के टाइम सनलाइट पड़ती है लीफ के ऊपर, सही है। लीफ के ऊपर क्या पड़ी है? ये सनलाइट। जब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि जो टर्जिड मीजोफिल सेल होते हैं इनमें से वाटर एवोपरेट होता है। वाटर एवोपरेट होकर स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन, सही। जब मीजोफिल सेल के अंदर पानी कम हो गया तो इसका मतलब मीजोफिल सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो गया। बताया था ना वाटर पोटेंशियल पिछली वाले लेक्चर में। जब मीजोफिल सेल में पानी कम हो गया तो इसका मतलब इनका वाटर पोटेंशियल लो हो गया। अब मीजोफिल सेल क्या करते हैं, जो इनके करीब दूसरे सेल्स होते हैं, ये करीब जो इनके दूसरे सेल्स होते हैं ये उन दूसरे सेल से पानी ले लेते हैं, क्योंकि इन दूसरे सेल्स का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और मीजोफिल सेल का कम हो गया। तो यहां से पानी किस में चला जाता है? ये मीजोफिल सेल में चला जाता है। अब ये जो दूसरे वाले सेल हैं इनमें इनका वाटर पोटेंशियल क्या कहना चाहिए? कम हो गया। अब इनके अंदर जो है वो एक टेंशन क्रिएट हो गई, खिंचाव की हालत में ये आ गए। अब इनमें पानी कम हो गया। तो जब इनमें पानी कम होता है तो ये क्या करते हैं, जो जाइलम के सेल्स होते हैं, जाइलम जो होते हैं, जाइलम के अंदर अगर वेसल्स और ट्रेकिड्स जो होती हैं तो उनके अंदर जो पानी होता है ये क्या करते हैं? उस पानी को खींच लेते हैं। जाइलम और ट्रेकिड्स के अंदर जो पानी होता है उस पानी को ये खींच लेते हैं। अब जाइलम और ट्रेकिड्स के अंदर जब यहाँ पानी पानी कम हो जाता है, यहाँ से पानी खत्म हुआ, तो यहाँ के जाइलम के सेल ने क्या किया? स्टेम के जाइलम के सेल से पानी को क्या करेंगे? ये जो स्टेम के जाइलम के सेल हैं यहाँ से पानी के ये टेंशन में आ जाएंगे, यहाँ वाटर पोटेंशियल लो होगा तो स्टेम के जाइलम से पानी ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला गया। अब स्टेम के जाइलम में जब पानी की कमी आएगी, ये ऊपर चला गया स्टेम के जाइलम का पानी, तो स्टेम का जाइलम क्या करेगा? जो रूट का जाइलम होगा, ये रूट का जो जाइलम था इससे पानी ले लेगा और रूट के जाइलम का पानी ऊपर चला जाएगा। और जब रूट के जाइलम में पानी की कमी आएगी तो रूट का जाइलम क्या करेगा? इस पानी को किससे खींच लेगा? वो जमीन से ये पानी को ले लेगा, ऐसे ये पानी सॉइल से चला जाएगा ऊपर। ऐसे कंटिन्यू पानी कॉलम की शक्ल में ऊपर जाता रहेगा, ये पूरा है। तो इसमें इस तरह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में जो लिखी हुई है सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक जर्नल सी मैंने चीज बताई है कि नॉर्मली टॉल ट्रीज के अंदर जो है वो पानी इस तरीके से ऊपर जाता है। अब आप इसमें देखो वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिन्होंने पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प की, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी फोर्सेज होती हैं जो ट्रांसपायरेशन पुल एडिशन कोहेजन टेंशन थ्योरी में अगर हम बात करें तो वो कौन सी फोर्सेज होती हैं जो वाटर को ऊपर ले जाने में हेल्प करती हैं। एक तो ट्रांसपायरेशन पुल होती है फोर्स। ये जो ट्रांसपायरेशन पुल यानी, चलिए मैं आपको बुक से जो आपका है ना उसको रीड करके फिर उस तरह से बता देता हूँ, इसमें फिर आप कंफ्यूज हो। एसेंट ऑफ सेप, आपकी बुक कह रही है कि एसेंट ऑफ सेप मेनली डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, यानी एसेंट ऑफ सेप किस पर डिपेंड करता है? टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो टू फैक्टर कौन से हैं? पहला फैक्टर तो है ट्रांसपायरेशन, पहला फैक्टर है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के बारे में कह रहा है विच जनरेट पुलिंग फोर्स
अब ट्रांसपायरेशन क्या कौन सी फोर्स जो है जनरेट करती है? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स मतलब खींचने वाली फोर्स। जैसे क्या होता है कि आप कोई पानी, ये ऐसा गिलास है, गिलास में स्ट्रा है, ऐसे स्ट्रा लेते हो, स्ट्रा से फिर आप क्या करते हो, जब स्ट्रा को मुंह की तरफ लगाते हो तो स्ट्रा की तरफ से पानी ऊपर की तरफ खींचते हो, तो आपके मुंह से जो है वहां से जब आप पानी को अपनी तरफ सक कर रहे होते हो तो वो क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ जो पुलिंग फोर्स है, यानी पानी को जो यहाँ से यहाँ जो खींचा जा रहा है, यूं जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है वो कौन जनरेट कर रहा है? पुलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है ये ट्रांसपायरेशन। तो इस जगह पर ट्रांसपायरेशन का काम क्या हो गया? ट्रांसपायरेशन जो है वो पुलिंग फोर्स जनरेट करती है। कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि एसेंट ऑफ शेप के अंदर ट्रांसपायरेशन क्या करती है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? पुलिंग फोर्स को जनरेट करती है। फिर दूसरा फैक्टर जो है ट्रांसपायरेशन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर की दो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एक एडिशन और एक दिया हुआ है कोहिजन। दो फोर्सेज हैं, एक एडिशन और एक कोहिजन। आपको पता है कि एडिशन और कोहिजन आप वैसे भी पढ़ चुके हो। बेसिकली क्या होता है, एडिशन इज द, सबसे पहले कोहिजन की बात करें तो कोहिजन कोहिजन इज द क्लैंगिंग, या क्या कहना चाहिए कि जब दो एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिशन। जब एक जैसे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिशन। अब मिसाल के तौर पे देखें, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर को आपको पता होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं वाटर में और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये तो इनकी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन वाटर का ये एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये एक जैसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लैंगिंग टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होकर रह रहे हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोहिजन। ये कोहिजन भी एसेंट ऑफ शेप में हेल्प करती है। कैसे करती है बाद में बताऊंगा। ये तो हो गया कोहिजन। उसके बाद एडिशन क्या होता है? कोहिजन में क्या हो गया? वाटर प्लस वाटर, यानी वाटर का मॉलिक्यूल जब वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है या उसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम कोहिजन कह रहे हैं। और एडिशन क्या होती है? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सेलुलोज होता है, जाइलम की वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो अब मिसाल के तौर पे आप देखो, ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल भी वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर सेलुलोज के साथ भी जाकर एडीर होता है या अटैच होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एडिशन। तो वाटर को ऊपर की अपवर्ड मूवमेंट में जो है वो एडिशन और कोहिजन भी क्या करते हैं? अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में क्या बता दिया कि दो फैक्टर होते हैं जो कि पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। एक ट्रांसपायरेशन हो गया जो कि क्या होता है? जो कि पुलिंग फोर्स को जनरेट करता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की हो गई। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोहिजन हो गया और एक एडिशन हो गया। कोहिजन और एडिशन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में बता दी। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कोहिजन हो गई। डिफरेंट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो एडिशन। यानी सेलुलोज, वाटर के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन सेलुलोज की तरफ भी होगी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडिशन। और कहता है ना कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर गिव्स राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ कोहिजन, यानी वाटर को जो कोहिजन की प्रॉपर्टी देता है, वाटर को जो एक दूसरे से अटैच होने की प्रॉपर्टी देता है, वो कौन देता है? वो देता है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट आल्सो गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स। अब ये इस बात को मैं बताता हूँ, ये कह रहा है ना कि रेजिस्ट टू पुलिंग फोर्स, ये इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। इधर देखो, पहले तो मैं इस फिगर को दोबारा मिटाता हूँ, बल्कि नई स्लाइड से शुरू करता हूँ बताना इस बात। ये देखो, अब सिर्फ ये बनाता हूँ एक दफा, फिर स्टेम हो गया। ये स्टेम में क्या हो? ये लीफ हो गया। पूरा लीफ नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने लीफ बना लिया।
भाई ये है जाइलम, सही, ये जाइलम हो गया। जाइलम के दो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, मगर वो दोनों अलग-अलग नहीं बना रहा हूँ अभी, तो बस एक ही बनाकर समझा रहा हूँ। ये जाइलम के बाहर सेल वॉल है, और किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। ये जाइलम की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। और ये कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है लीव्स तक। अब एक बात तो हो गई थी पहले कि यहाँ पर जो है ये स्टोमेटा है, मीजोफिल सेल से पानी निकला था। जब मीजोफिल सेल से पानी निकला तो ये ट्रांसपायरेशन हुई। ट्रांसपायरेशन ने एक पुलिंग फोर्स जो है वो डेवलप की, मतलब एक खिंचाव में लेकर आ गई ट्रांसपायरेशन किसको? इस मीजोफिल सेल को। मीजोफिल सेल ने पानी कहाँ से खींच लिया? मीजोफिल सेल ने अपने करीबी सेल से पानी फिर खींच लेगा। ये टेंशन में आ जाएगा, खिंचाव में आएगा, तो ये अपने करीब वाले सेल से पानी खींच लेगा। करीब वाले सेल में पानी जब कम होगा तो करीब वाला सेल पानी कहाँ से खींच लेगा? जाइलम से खींच लेगा। अब लेकिन एक चीज देखो, फिर जाइलम क्या करेगा? वो स्टेम से पानी खींच लेगा। लेकिन ये जाइलम जो पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप इधर देखो, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो मतलब ये होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल जब आगे जाते हैं तो अपने वाले पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज आपको अभी जो आपके एक चैप्टर अभी जो बात बताई, वो ये बात बताई थी कि वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब क्या होता है कि जब इनको ऊपर से पुल किया जा रहा है, ऊपर से खींचा जा रहा है, इन वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से फोर्स लग रही है और ऊपर की तरफ खींच रही है, तो इनकी जो ये जो इनकी एक दूसरे के साथ जो बंधे हुए हैं, जब एक फोर्स यहाँ से लगेगी तो इस पुलिंग फोर्स को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजिस्ट करेगी। यार आपको पता है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो नीचे की तरफ से भी एक फोर्स लगेगी जो इस पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी। लेकिन पुलिंग फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि रेजिस्ट कर ही नहीं पाती, फिर भी पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कह रहा है ना, इट इज आल्सो गिव वाटर अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को एक स्ट्रेंथ देती है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। लेकिन जब क्या होता है, एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स, यानी यहाँ से जब ऊपर से खिंचाव लग रहा है तो ये तो एक रेजिस्ट करेगा ना इसको, यहाँ पर ये बॉन्ड कि वो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, लेकिन पुलिंग फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाता। The cohering water molecule in xylem vessel form a continue column, और इसी की वजह से वाटर हमेशा जो है कंटिन्यू कॉलम की शक्ल में जो है वो कहा जाता है, कंटिन्यू कॉलम की वजह से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। इसके बाद कहता है, अब देखें वो वाली बात बता रहा है जो मैंने आपको यहाँ से बताया था आपकी बुक में। ट्रांसपायरेशन पुल रिजल्ट फ्रॉम चेन ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्ट व्हेन लीव्स बिगिन टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन इन द मॉर्निंग। कहता है ट्रांसपायरेशन के अंदर इवेंट्स की पूरी एक चेन स्टार्ट हो जाती है, और कब स्टार्ट होती है? जब अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट पड़ती है लीफ के ऊपर, और लीफ क्या करता है? वाटर को जो है वो एवापोरेट करता है। तो कहता है सनलाइट रेजिस्ट टेम्परेचर ऑफ लीव्स सो द वाटर बिगिन टू एवापोरेट फ्रॉम मॉइस्ट वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। जब सनलाइट पड़ती है तो लीफ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल की मॉइस्ट वॉल से वाटर क्या हो जाता है? एवापोरेट जो है वो हो जाता है। Which is the evaporated water is immediately replaced from water inside the cell, which is replaced with the water from neighboring cell deeper in the leaf। यानी कहता है कि ये वाटर इसका जो कम हो गया तो वो अपने करीब वाले सेल से रिप्लेस कर लेगा, और करीब वाला सेल फिर डीपर अंदर की तरफ जो डीप में जो दूसरे सेल्स हैं उनसे पानी ले लेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? डीपर सेल की तरफ जाएगा, और उसके बाद कहता है कि अल्टीमेटली द वाटर इज पुल्ड फ्रॉम जाइलम टू मीट द लॉस ऑफ वाटर। और जब यहाँ पानी की कमी आ जाएगी तो वाटर फिर कहाँ से आ जाएगा? जाइलम से वाटर जो है वो इनकी तरफ ट्रांसफर होगा। और उसके बाद कहता है दिस डाउनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेंशन इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कॉलम
इन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। मतलब कहता है कि अब ये जो टेंशन है यानी खिंचाव जो पैदा हो गया, अब ये खिंचाव किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की जो कोहेसिव फोर्स है, यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचा तो फिर पीछे वाले भी खिंच गया, पीछे वाले ने अपने पीछे वाले को खींच लिया, ऐसे ही खिंचते हुए चले जाएंगे और पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। और एक बार पानी ऊपर की तरफ आ गया तो वो दोबारा नीचे नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो जाइलम की जो वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज भी वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो दोबारा उसको नीचे नहीं जाने देगा, उसकी भी तो अट्रैक्शन है, वो भी तो कॉलम को मेंटेन रखने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। वाटर कॉलम मूव अपवर्ड बाय, और वाटर कहता है कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दो मॉलिक्यूल वाटर के ऊपर जाएं। वाटर एक मास फ्लो, यानी पूरे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाएंगे। अब इसके बाद एक चीज कहता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोफिलिक वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, स्मॉल डायमीटर ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप एक चीज देखो, वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसे पानी पानी जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी भी तो वाटर को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी ना। तो वो कौन सी चीजें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रेजिस्ट करती हैं? अच्छा, अब आप एक चीज देखो, अगर कोई छोटा सा पाइप हो आपके पास, बिल्कुल छोटे साइज का पाइप हो, उसमें से अगर पानी ऊपर जा रहा हो, उसमें से अगर पानी ऊपर जा रहा हो, तो अगर पानी बीच में से आप पानी को रोक दो, तो ऊपर गया हुआ पानी एकदम से नीचे नहीं आएगा। अगर छोटा पाइप होगा, बहुत पतला सा होगा, तो पानी रुक जाएगा, जल्दी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर पाइप का डायमीटर बहुत बड़ा हो ऐसे, तो पानी अगर ऊपर चला गया, लेकिन अगर नीचे से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फौरन ही पानी नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, वेसल्स और ट्रेकिड्स का डायमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, डायमीटर बहुत कम होता है। तो वो कम डायमीटर क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जो है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन होती है, वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। और उसके साथ जो एडेसिव फोर्स होती है, एडेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम के सेलुलो वाल के जो सेलुलोज होता है, उसके साथ भी अपने आप को अटैच करके रखते हैं। तो वो भी पानी को दोबारा नीचे जाने नहीं देता। लेकिन ये भी नहीं कर सकता कि इसको हमेशा अटैच रखे, क्योंकि ऊपर से पुलिंग फोर्स बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, उसको छोड़ना पड़ता है कि ऊपर की तरफ वो जाए। तो अगर आपसे कभी कोई ऐसा एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि जब एसेंट ऑफ शेप के दौरान वो कौन सी चीज है जो रेजिस्ट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, तो उसमें ऑप्शन में क्या क्या आ जाएगा? उसके अंदर एडिशन भी आ जाएगा, कोहिजन भी आ जाएगा, स्मॉल डायमीटर ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ये सब वो चीजें हैं जो पानी को ऊपर की तरफ जाने में जो ग्रेविटी को जो है वो क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं। उसके बाद कहता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, प्लांट डू नॉट यूज देयर मेटाबॉलिक एनर्जी। प्लांट अपनी एटीपी इस्तेमाल नहीं करते पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। असल में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, सन की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, नो एटीपी, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। असल में जो इसमें एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, होती अगर है तो वो सोलर पावर्ड है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। और सोलर एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसपायरेशन करा रही है। और ट्रांसपायरेशन फिर क्या कर रही है, ट्रांसपायरेशन जो है वो एक पुलिंग फोर्स जनरेट कर रही है। Forces like adhesion, cohesion and evaporation effect of sunlight are mainly responsible for upward conduction of water. इसमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं? एडिशन, कोहिजन, इसके अलावा ट्रांसपायरेशन भी आप उसको कह सकते हो। एवापोरेटिंग इफेक्ट का मतलब ट्रांसपायरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने में। दस एसेंट ऑफ शेप इज सोलर पावर, यानी हम कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, सोलर पावर्ड होता है। अब चलो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, इस पूरे उसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एसेंट ऑफ शेप में कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, तो एसेंट ऑफ शेप को कहा जाता है, टेक्ट भी कहा जाता है। टेक्ट मतलब इसमें कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं अगर आपसे पूछा जाए, एक ट्रांसपायरेशन, एक एडिशन, एक कोहिजन और एक टेंशन। ये वो फोर्सेज हैं जो पानी को क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं।
टेक्ट फोर्सेस भी इसको कहते हैं। अगर आपसे जर्नली पूछ लिया जाए आपकी बुक के लिहाज से, वैसे तो आप के वो कौन से 2 फैक्टर हैं, जर्नली पूछेंगे नहीं क्योंकि हर बुक के अंदर अलग-अलग लिखा हुआ होता है। कुछ बुक के अंदर फैक्टर नहीं लिखे हुए, इन फैक्टर को अलग-अलग नहीं बताया, इन फोर्सेस को बताया है। टेक्ट फोर्सेस बताई हैं कि ये पानी को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर फैक्टर भी पूछे जाएं तो 2 फैक्टर हो गए, एक ट्रांसपायरेशन पुल और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या है, एक एडिशन और एक कोहिजन। अब मिसाल के तौर पे आपको नीचे एक ऐसा दे दें बनाकर और आपसे पूछ के हैं कि ये जो है वो ये चीज किसको शो कर रही है, एडिशन को, कोहिजन को या टेंशन को, तो आप कहोगे बेसिकली तो ये कोहिजन को शो कर रही है। या आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर के दरमियान में होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोहिजन को शो कर रही है या एडिशन को शो कर रही है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली कोहिजन को जो है वो क्या करती है, शो करती है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए, क्योंकि आपने देखो एमसीक्यूज के लिहाज से तैयारी कर रहे हो, इस पूरे को पूरे पैराग्राफ को याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यही याद रखो। अगर ये ऐसे दे दें कि वाटर हो गया और ये सेलुलोज, ये किसको शो कर रही है, ये अट्रैक्शन जो एडिशन को जो है वो शो कर रहा है। एक तो ये बात याद रखोगे, पहले पैराग्राफ के अंदर आपने ये बात याद रखनी है, जो पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्या बात याद रखनी है, दूसरे पैराग्राफ में एक तो ये बात याद रखनी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कौन कौन सी चीजें जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं। एक तो स्मॉल डायमीटर वेसल्स और ट्रैकिड्स का, दूसरा क्या हो गया, दूसरा याद रखोगे कि एडिशन और कोहिजन, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रेजिस्ट कर रही हैं, ये याद रखोगे। फिर इसमें और क्या याद रखोगे कि एसेंट ऑफ शेप में मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, एटीपी इस्तेमाल नहीं होते, और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली सोलर पावर। ये जो बातें हैं बस आप इसमें याद रख लीजिए, हो जाएगा याद। तो इसमें इतना ज्यादा डिटेल में कोई बहुत ज्यादा बैठे हुए पूरे के पूरे पैराग्राफ को याद कर रहे हो 1 to Z, क्योंकि अब आपने कोई वो थ्योरी वाला टेस्ट थोड़ी देना है, आपने तो एमसीक्यूज वाला टेस्ट देना है, तो बस आप इन्हीं चीजों पर फोकस करो, सही है ना। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें